हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो सीबीएसई का सैंपल पेपर 2020-21 से करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आप देखिएगा, काफी वैल्यूएबल आपके लिए रहेगा, एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। एक बात और कहनी थी कि जो क्वेश्चन है आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आपको, आप इजीली से गाइड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों कि एचसीएफ आपको निकालना है दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का। पहले आपको पता होना चाहिए इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर होते हैं जिसकी पहली जो डिजिट होती है उसमें 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे अगर ये नंबर है तो इसकी पहली डिजिट क्या है, 4 है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है, ओड हो गया। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे अगर 2 है तो उसके अगला कौन सा होगा, 4, उसके अगला कौन सा होगा, 6। तो ये कह रहा है कि अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, जैसे ये दोनों हो गए या ये दोनों हो गए या हमने ये दोनों ले लिए, कोई भी आप ले लीजिए, तो कह रहा है उनका एचसीएफ क्या होता है। तो आप किन्हीं में दो को लेकर एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे हमने 2 और 4 का लिया, तो एचसीएफ कैसे निकालते, दोनों में जो कॉमन होता है 2 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेंगे तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। कुछ भी ले लीजिए आप, 14 और 16 ले लीजिए, 20 22 ले लीजिए, बहुत बड़ी डिजिट भी ले लेंगे ना तब भी आपका जो है क्या आएगा, 2 ही एचसीएफ आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यदि बहुपद, इंग्लिश में भी आप देख लेना, इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी, ये दे रखा है, ये कह रहे हैं इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, इंग्लिश में बताऊंगा। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सम ऑफ जीरोस आंसर करने जा रहे हैं, वैसे तो एक नंबर का है, ठीक है, सीधा आंसर बताना है आपको, फिर भी सोल्व करके बता रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, आपको पता होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन में, पढ़ा होगा आपने, और ये पढ़ा होगा सी अपॉन में। ये दोनों लिखने जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है ये वाली, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। ठीक है, अब इसमें बताइए ए क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर वाले के साथ वाले को कहते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। ठीक है, बी क्या होगा, 2। कोएफिशिएंट दिए जाते हैं, याद रखना, एक्स स्क्वायर को मत लिख देना, कई बच्चे एक्स स्क्वायर भी साथ में लिख देते हैं। सी क्या होगा, पूरा कांस्टेंट लिया जाएगा। अब ये तीनों पता लग गए, अब इसमें पुट कर दीजिए, आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी। उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको नीचे ही करना है, ठीक है, स्पेस नहीं है तो इसलिए यहाँ पर करूंगा। बी कितना है, 2। ए कितना है, के। सी कितना है, 3k। और ए कितना है, के से यहाँ के कैंसिल हो गया, -2 अपॉन में के इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3k इज इक्वल टू में -2 और k इज इक्वल टू कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, इतना आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जो बोला था उसके अकॉर्डिंग करना होता है। यहाँ पर इसने बोला था इक्वल, ठीक है, कभी सम बोल देगा, कभी कुछ मल्टीप्लाई बोल देगा, कुछ और भी बोल सकता है। अगर लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में आ गई तो आप इजिली कर लोगे, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, को आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये दोनों के दोनों जो समीकरण है ना, इक्वेशंस हैं, ये दोनों के दोनों कोइंसिडेंट है, यानी कि संपाती है। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो जब आपको संपाती दिया होता है तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है, अब आपको इससे बोला के की वैल्यू निकालिए, तो ये आप लिखोगे गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो पूरा लिख देता हूँ, चलो। आप हिंदी में लिखोगे दिया है समीकरण संपाती है।
जब समीकरण संपाती होते हैं तो ये इक्वेशन होती है, ये याद रखना। मतलब इनमें जो कोफिशिएंट है एक्स के, वाई के और कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यह ध्यान से देखो, ये प्लस 8 लिखा है, ये माइनस का 16 लिखा है, तो आपको पहले दोनों को उधर लेके जाना पड़ेगा। अब ध्यान देखो, इस माइनस 16 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा, तो मैंने इसी में कर दिया। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि सारे की सारे या तो इधर हो, ठीक है, या सारे की सारे इधर हो, बात तो वही हो जाएगी, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब A1 क्या होता है, जो एक्स वाला उसके साथ को A1 कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। एक्स कितना है, एक्स के साथ जो है A1 कहेंगे, ठीक है। वाई वाले के साथ वाले को B1 कहेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट। उसके बाद C ले लीजिए, 8 आ गया। उसके बाद A2 पे आ जाइए, कितना है 6, B2 कितना है माइनस का K, ठीक है। अगर साइन है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। और ये कितना देगा, 16 दे रहेगा। अब ये जो वैल्यू आपकी है इसमें आपको पुट कर देना है, ठीक है। आप देखिए कि K किसमें है, इसमें और इसमें K है, तो आप इन दोनों को खाली इतने वाले पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको उसको भी यूज करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो A1 कितना हमें 3 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है हमें 6, ठीक है। पता है इसको कॉन्स्टेंट क्यों कहते हैं कि इसको जो डिवाइड करोगे ना सब में आंसर सेम आएगा। चेक कर लो, देखो 3 2 6, A2 16 आ रहा ना, दोनों को इक्वल। अब K की कौन सी वैल्यू होगी जो बराबर ले रहा है, कोई बच्चे आंसर समझ भी गए होंगे, है ना, इस तरीके से। तो B1 कितना 1 और ये कितना माइनस का K। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें अगर ये आ गया, इसमें अगर ये आ गया, तो 6 इक्वल टू कितना आ गया, 6 अपॉन में, सॉरी K इक्वल टू कितना आ गया, इतना, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब पुट करके देखो 1/2 ही आएगा, हर किसी में 1/2 आ रहा है, तुमने सही करा आंसर। अपना आंसर खुद भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आ जाइए 4th क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक आपको और इक्वेशन बनानी है जो इसके जो भी मूल निकलेंगे, मतलब जो भी रूट्स निकलेंगे इसके, उसका डबल कर दो। क्वेश्चन में देखो ये लिखा ट्वाइस, तो मतलब पहले हमें इसके रूट निकालने पड़ेंगे, उसके जो रूट निकलेंगे उसको डबल कर देंगे, फिर हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप देख लो फटाफट। तो मैं यहाँ इसे इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे करूँगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर दोगे। फैक्टराइज आप छोटी क्लास से अच्छे से सीखते हुए आए हैं, फिर भी 2 2 जा 4 होता है, 4 1 जा 4। यहाँ प्लस लिखा, प्लस लाने पर हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो हम 4 1 जा 4 लेंगे, 2 2 जा 4 लेंगे, हम ये वाला लेंगे, क्योंकि प्लस करने पर हमें 5 चाहिए, है ना, तो ये वाला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं लिखते, इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है जो इसकी मल्टीप्लाई करने पर आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर ये बनना चाहिए 4 और प्लस करने पर ये बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है, इसको देखना होता है, ठीक है। बस कंडीशन है यहाँ पर प्लस होना चाहिए। दो ग्रुप बन गए। उसके बाद आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आएगा 2x, क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आप देखेंगे दोनों सेम है, तो आपने करेक्ट करा। 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0 आ गया, ठीक है। तो रूट्स क्या हो गए, हिंदी में आप लिखोगे मूल, तो मूल कौन सा आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया। और दूसरे वाला इसके नीचे लिखना एंड लगा के, है ना। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो गया, x इक्वल टू कितना का 1 में 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला है कि जो आपने मूल निकाले हैं ना उनका डबल कर दो, तो आप इक्वेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। न्यू रूट्स, नए मूल, तो अल्फा नया क्या आ गया, ये 2 है, तो अगले वाले क्या होगा 4, क्योंकि इसने बोला कि देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ द इसके जो रूट्स है उसका डबल करोगे, ठीक है, तो आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 आ गया, बीटा कितना आ गया, इसका डबल करो, 1/2 का डबल नहीं आ रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। वैसे आधा का डबल होता है 1 होता है, ठीक है, 1 आ गया। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो इक्वेशन होती है बच्चों उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेकंड चैप्टर में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ठीक है, इज इक्वल टू में 0। हिंदी में लिख देता हूँ शून्यकों का योग। ठीक है, कुछ चीजें आप सुन के अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। बाकी अब तो मैंने कर दिया है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आप समझ जाना, शून्यकों का गुणनफल। पेपर में शॉर्ट में मत कर देना, 100 नहीं आएंगे फिर। ठीक है, तो देखो अब ये ना इसके बाहर हमें के लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कुछ कॉमन लेके किया हो या ना किया हो। हालांकि यहाँ तो हमें क्लियर है, फिर भी आप के जरूर लगाना करना। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेकर हम जाकर डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए के लगाना पड़ता है। ठीक है, कहीं क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक होगा, टीचर अगर बहुत हार्ड चेकिंग करते हैं तो आपकी हार्ड चेकिंग में आप जितना बच्चे कर ले चेक तो आपके नंबर कमी होंगे। तो शून्यकों का योग कितना बच्चों? ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है ना। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होता है? अल्फा बीटा होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 + 1। ट्रैक कर सकते हो, नहीं तो करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबर नहीं कटेगा। 4 × 1। ठीक है, के भाग लगाते रहना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब आप 5th क्वेश्चन देख लीजिए। इसने 5th क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसका द्विघात समीकरण पहले तो बनाना है, उसके बाद आपको इसका विभेदक निकालना है, यानी कि आपको इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी होता है, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन। ठीक है, आपको डी का फॉर्मूला पता होगा, b² - 4ac होता है। ठीक है, अभी इसको पहले आप इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही आप डी निकाल पाओगे। तो कैसे करेंगे? आंसर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे। अब आप इसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। फॉर्मूला a + b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, a² + b² + 2ab सीधा हमने ड्रैग कर लिया। ठीक है, इससे आप अवेयर होंगे फॉर्मूले से, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया। जब ये ऐसे हम फाइंड करते हैं तो हम कर सकते हैं। अब 2 की मिनट दोनों में करना। कई बच्चे 2 5 10 तो कर देते हैं, 2 3 6 नहीं करते हैं, फिर गलती हो जाती है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को इधर ले लीजिए। ठीक है, प्लस का 10x माइनस का हो गया, माइनस का 6 जाकर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, x² + 25 और 6 कितना हो गया? 31 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद आप क्या करेंगे? डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ए लिखिए, ए कितना है इसमें? x² के साथ वाले को a कहा जाता है। b किसे कहते हैं? जो x के साथ हो, यहाँ पर x नहीं है तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, और c किसे कहते हैं? कांस्टेंट को कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद अब निकाल लीजिए d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac होता है। और b कितना दे रखा है हमें? 0। 4a कितना दे रखा है? 1। c कितना देगा? 31। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस और 4 × 1 = 4 3 × 12 और 1 में किसी के मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 124 आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ये मैंने कौन सा करवाया? 5th क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन याद होगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। जितना पूछा उतना बताओ। डी तक पूछा था, डी तक बताना है। अगर ये पूछता मूलों की प्रकृति बताइए, आपको नीचे बताना रूट्स का, तो आप देख सकते हैं डी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ रही है, तो आप लिखोगे मूल वास्तविक नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जाते ये पूछता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो आप लिखोगे जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे रूट्स आर नॉट दे आर नॉट रियल रूट, दे आर नॉट रियल रूट, या रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 6th क्वेश्चन पर। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ा साथ के साथ ही करना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब है 6th क्वेश्चन। ये जो है चैप्टर नंबर 5 का है। ठीक है, इसने बोला आपको एपी दे रखी है, पहले 17 है। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लो दोबारा से। फिर उसके बाद 11 है, फिर 14 है। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में गड़बड़ दे दी। ठीक है, क्या गड़बड़ दे दी? देखो पहले 17 है, फिर क्या कर दिया? 11 हो गया, मतलब घट रहा है, फिर बढ़ने लग गया। आपको पता है एपी किसे कहते हैं? जिसका अंतर समान होता है, डी समान होता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसे छोड़ दो। ठीक है, इसने बोला एपी का छठा पद निकालना है।
ठीक है। अगर यहाँ पर होता 4, क्या होता 4 होता, 17 में से 11 के कितने बचे 6, तो 11 में से 4 के बचे 7, तब भी ये नहीं बनता। इसका मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। 8 क्वेश्चन पे आ जाइए। उसके बाद 8 क्वेश्चन, अब 7 था अभी, तो 7 क्वेश्चन देखिए। अब मैं सिर्फ आपको जो है ना आंसर से करवाऊंगा, क्वेश्चन आप उसी से देख लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा मैं क्वेश्चन भी। x-2 4x-1, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार बोला हुआ, उन्होंने बोला तीनों के तीनों एपी में है। ठीक है, एग्जाम में x लिखा है ना, आप जब पेपर पुराने देखोगे तो वहाँ k लिखा हुआ आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देगा। ये कह रहा है कि तीनों के तीनों पॉइंट एपी में है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है एपी की खास बात क्या होती है? एपी की खास बात होती है कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है ना। कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल होता है, तो इसका मतलब, और डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहले वाला घटाओ, या तीसरे में से दूसरा वाला घटाओ, ठीक है, या चौथे में से तीसरा वाला घटाओ। तो आपको लाइन वाला घटाना पड़ता है, हमेशा बराबर होता है। तो आपको ये दे रखा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। चलो फटाफट देखते हैं। तो आपको a1 कितना दे रखा है x-2, a2 कितना दे रखा है 4x-1, और a3 कितना दे रखा है आपको 5x+2 दे रखा है। ठीक है, फिर लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, आप लिख लेना हम जानते हैं। क्या जानते हैं? d = a2-a1 बराबर a3-a2 होता है। ठीक है, उसके बाद a2 की वैल्यू पुट कीजिए। a2 की वैल्यू कितनी है 4x-1, a1 की वैल्यू कितनी है x-2, a3 की वैल्यू कितनी है 5x+2। एक बात है, कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल होती है, और जो बच्चे कंसंट्रेशन कर लेते हैं ना, पूरा ध्यान लगा लेते हैं, वही लाइफ में सक्सेस पाते हैं। तो सारी पालेंगे। अभी आपके हाथ में कितना ध्यान से समझ सकते हैं, कितने ध्यान से देखते हैं, है ना। 4x-1, अब ये x क्या है प्लस का, क्योंकि हर चीज में मजाक सही नहीं रहता। कुछ चीजें सीरियसली भी करनी चाहिए जीवन में। अगर हमें आनंद लेना है तो कुछ चीजें सीरियसली भी लेनी पड़ेगी। अब हर चीज में आप मजा ढूंढेंगे, मजा नहीं आ रहा, तो भैया फिर तो मजा आपको आएगा भी नहीं। ठीक है ना, जिंदगी में मजा नहीं आएगा, कुछ चीजों में सीरियस लेना पड़ता है। तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। a2-a1 बराबर a3-a2 है, तो a2 हमने a1 ऐसे a3-a2 पुट कर दिया। उसके बाद देखो ये माइनस है, दोनों को साइन चेंज कर दिया, माइनस है, दोनों को साइन चेंज कर दिया। ये प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस है। अब इसमें देखो दोनों एक जैसे कौन है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो 4 में से 1 क्या बचा 3 है, प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, क्या बचा प्लस का 1 बचा। अब ऐसे यहाँ जी 5x है और ये 4x है, तो 5 में से 4 क्या 1 बचा, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का है, कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद x वाले एक तरफ कर लो, प्लस का 1 जाके माइनस का हो गया, प्लस का 1 जाके माइनस का हो गया, 3x में से 2 1 गया, इतना बचा। इस तरीके से 2/2 = कितना है 1 आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरीके से आपको मैंने 7 क्वेश्चन को अच्छे से करवा दिया है। अब आप 8 क्वेश्चन देख लीजिए, 8 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नोट करना, थोड़ा सा देख लो। उसके बाद है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बोला गया बच्चों एक शंकु है, यानी कि कोण। ठीक है, एक अर्धगोला है यानी कि हेमिस्फीयर, ये कौन है, ये हेमिस्फीयर अर्धगोला, और एक बेलन है यानी कि सिलेंडर। ये कह रहा है इक्वल बेस है और इक्वल हाइट है, यानी कि इनकी रेडियस भी सेम है। ठीक है, इन सबकी रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है। इसकी हाइट भी सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, इसकी हाइट भी सेम है। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको रेशियो निकालने के वॉल्यूम की। अब आप एक बात ध्यान से समझना इस बात को कि देखो इसकी जो रेडियस आर होती है वही आर यही होगा, क्योंकि आपको पता है रेडियस हर तरीके से बराबर होती है। सर्कल के अंदर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो हर तरीके से रेडियस बराबर होती है। तो इसकी जो रेडियस है यहाँ से और यहाँ से बराबर होगी, यानी कि ये जो रेडियस है तो इस कोण की भी यही हाइट बराबर रेडियस की हुई, ऐसी सिलेंडर की भी हाइट बराबर रेडियस की हुई। ठीक है,
और ये रेडियस जो इसकी है वो इसकी है, वो इसकी रेडियस है। ठीक है, अब इसने बोला कि तीनों जो है ना इनके वॉल्यूम की आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही देखो, कैसे लिखोगे रेशियो, बाकी एक बार चेक कर लेना। हाँ, तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर देगा तो हेमिस्फीयर पहले लिखो, जो दिया उसे पहले लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ जो कोन है, हिंदी में शंकु का आयतन लिखेंगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, आप खुद लिख लेना। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अब तो लिख ही दिया। ठीक है, और बेलन का आयतन। तो अब मुझे बताइए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इनमें 1 1 लगा लो, अभी मान लेते हैं अलग अलग है। ठीक है, इसका क्या होता है 2/3 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इसको हमने 2 नाम दे दिया। ठीक है, और इसका क्या है पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमने 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब आप बताइए, इसने बोला है कि सबका बेस सेम है, यानी कि सबकी रेडियस सेम है। हमने 1/3 लिख लिया, पाई की जगह पाई लिख दिया, R1 की जगह भी R लिख देंगे। अब इसके H की जगह क्या लिखोगे आप, क्योंकि इसने बोला है सबकी हाइट भी सेम है, तो यानी कि जो रेडियस है इसके बराबर हो गई, तो H की जगह भी क्या आ जाएगा यहाँ पर R ही आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2/3 पाई, इसका R सिर्फ R लिखेंगे क्योंकि तीनों के R इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखिए पाई, ये R की जगह भी हमने R लिख दिया क्योंकि इसका भी R सेम है। उसके H की जगह क्या लिखेंगे, इसके H की जगह भी क्या लिखेंगे, R ही लिखेंगे क्योंकि इसको देखेंगे, तीनों को आपस में कंपेयर करके पता लगाना होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए तीनों में क्या क्या हट रहा है। देखो, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें पाई है, तीनों से रिमूव हो जाएगा। इसमें भी आर की क्यूब है, इसमें भी आर की क्यूब है, इसमें भी आर की क्यूब है, तीनों रिमूव हो जाएंगे। तो 1/3 बचेगा रेशो, 2/3 बचेगा रेशो, या कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 1 रेशो 2/3 1, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो 1 रेशो 2 रेशो 3/3। तो इसका आंसर क्या आ गया, रेशो क्या आ गई 1 रेशो 2 रेशो 3 आ गई। ठीक है, देखो ये जो रेशो होती है ना, आप कहोगे पाई स्क्वायर ये कहाँ चले गए, जो रेशो होती है ना उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड आप कुछ भी कर लो। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको हटा देते हैं रेशो निकालने के लिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको 8वां क्वेश्चन। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 13 चैप्टर से था, बुक का क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, वैसे 9th में बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इसने बोला आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। AP का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब सारवंतर निकालना है। 1/P 1 - P/P और 1 - 2P/P, आपको इसका सारवंतर निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हमें AP है। आप कोशिश किया करो पहले अपने आप निकालने की, तो इसके मैच किया करो, इससे जरा मन भी लगा रहेगा और काफी अच्छे में मजा भी आएगा। ठीक है, तो अगर जो बच्चे ट्राई कर सकते कोई बात नहीं, कॉपी थोड़े से पेज खराब होगा लेकिन बाद में एक्सपीरियंस होगा। साथ ही साथ करो आप, मैं तो ये एडवाइस करूंगा। देखो सारवंतर जो होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इसे A1 इसे A2 इसे A3 कहेंगे। आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, बताते हैं मैंने लगातार दोनों को यूज करके हम D निकाल सकते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 5 का ही है ना। ठीक है, NCERT की बुक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। A2 कितना है, ये रहा। A1 कितना है, ये रहा। बस अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, P बचा, और P से P कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बचा, तो इसका D कितना आ गया, -1 आ गया। क्लियर हो गया सबको। ये तो छोटा सा ही था, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि आपको स्टेटमेंट बतानी है फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक की, हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का आपको कथन लिखना है। तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनफल
के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब एक यूनिक वैल्यू होती है जो आती है उसकी। इंग्लिश में क्या पढ़ लीजिए, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में प्राइम नंबर से। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 36 है ना, ठीक है, तो आप इसको 2 2 या 4 3 12 3 36 ऐसे कर सकते हैं ना। तो देखो ये जितने भी प्राइम नंबर है, और ये पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो एक को छोड़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के भी आएगा, 4 के भी आएगा। ये 5 का कहलाएगा, ये प्राइम नंबर कहलाएगा जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, मतलब एक हो गया और एक वो खुद जिसके टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना उसको हम प्रोडक्ट में प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ये बता रही है थ्योरम, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए पूरे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझसे जुड़े और मुझे पूरा सपोर्ट दें। लाइक जितना हो सके करवाइए, अपने फ्रेंड से जितना हो सकता है शेयर करवाइए। 100 टारगेट रखते हैं, 100 देखते हैं कितने दिनों में होता है, ठीक है। तो आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।